बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं एक बड़े डिफरेंट अंदाज़ के अंदर एक एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमारा नीचे आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और आप बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा है कि प्लॉटों के अंदर इन्वेस्टमेंट आप ऑन ग्राउंड प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, फाइल्स की भी मैं बात करूँगा। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट करना अभी से बंद कर दें। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि इलेक्शन के बाद प्लॉट्स की प्राइस अप चली जाएंगी, महंगे हो जाएंगे और फिर महंगे करके बेच देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं कुछ हकाइक आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल प्योरली मेरा एक अपना एनालिसिस है और ये कोई गायब का इल्म नहीं है, ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे एक एनालिसिस आपके सामने रखूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो प्लॉट्स का सेल परचेज़ है वो ना होने के बराबर है। और अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में दो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनका पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक है। एक है डीएचए और दूसरी है बहरिया टाउन। और आपको पता है कि इस वक्त डीएचए के हालात भी काफ़ी डाउन है, सेल परचेज जैसे कि पूरे मुल्क में नहीं हो रही। इसी तरह डीएचए के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम जो है ना बिज़नेस हो चुका है। प्लॉट्स की सेल परचेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे बहरिया टाउन में किसी हद तक काम चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो एक वेव्स चली है और ये सारी सूरत हाल बनी है, तो बहरिया टाउन की मार्केट भी बुरी तरह जो है वो डैमेज हुई है इसके बाद। ठीक है, अब बेसिकली जो यहाँ पे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती है वो कौन बंदा करता है? दो तरह के लोग करते हैं। या वो इन्वेस्टर होता है जिसने सिर्फ प्रॉफिट के लिए चीज़ लेके रखी हुई होती है कि कल को चार पैसे बनेंगे निकाल दूंगा। दूसरा जो एंड यूज़र है जिसने प्लॉट लिए ही इस मकसद के लिए है कि उसने अपना घर बनाना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ पहली वाली कैटेगरी की तरफ, इन्वेस्टर की तरफ। इस वक्त जो इन्वेस्टर्स के कई कई प्लॉट्स उन्होंने लेके रखे हुए थे इन बड़ी सोसाइटीज़ में भी, इनके अलावा और बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी, लेकिन उन सब के प्लॉट्स जो हैं, एक से ज़्यादा लोगों के प्लॉट्स पड़े हुए हैं, वो स्टक हो गए हैं। कोई ख़रीदार इस वक्त मौजूद नहीं है। क्यों? प्लॉट किसने ख़रीदना है? या तो वो अगेन कोई नया इन्वेस्टर आएगा वो प्लॉट उठाएगा या एंड यूज़र उठाएगा। इस वक्त हालात ये हैं कि एंड यूज़र चीज़ें नहीं उठा रहा। और दूसरे नंबर पे अगर इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर तो बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं परचेज़ कर रहा, क्योंकि और अब इन्वेस्टर की ही चीज़ पड़ी है, इन्वेस्टर ने ही बेचनी है, लेकिन आगे जो ख़रीदार था वो मौजूद ही नहीं है। ना एंड यूज़र मौजूद है, ना अगला इन्वेस्टर मौजूद है। ठीक है, इस वक्त जो फ़ाइल्स की सूरत हाल मैं बताऊं कि फ़ाइल्स की जो सोसाइटीज़ थी, फ़ाइलों पे जो बेच रहे थे और जिसमें अभी तक लोगों को ना पोजेसन मिले ना कुछ मिले, वो समझें कि वो डूब गए हैं। ठीक है, मैं क्लियर कट आपको बात कर रहा हूँ, कोई उसके अंदर मैं लगी लिपटी बात नहीं कर रही। डूब इस सेंस में गए हैं कि अगर उन्होंने ये सोचा था ना कि जी मैं 20 लाख 15 लाख 25 लाख 30 लाख का अपना प्लॉट बना लूँगा और 3-4 साल में मुझे पोजेसन मिल जाएगा, ये 40 लाख 45 लाख का हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली तो बात है, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग्स हो रही हैं, वो डूब जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि प्लॉट भी उनको मिल पाएगा। और अगर कभी ना कभी उनको मिल भी गया तो उस वक्त तक वो अपना लॉस इतना कर चुके होंगे, इन्फ्लेशन इतनी आगे जा चुकी होगी, तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अल्टीमेटली फिर भी उनको किसी ना हद तक लॉस होगा। पहले वाले केस में अगर प्लॉट ना मिला फिर तो पैसा ही डूब गया ना आपका। दूसरे वाले केस में अगर प्लॉट मिल भी गया तो आपको फिर भी लॉस हो रहा होगा। जब आप सारी कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो फाइलों वाले जितने भाई थे वो तो समझे, मैं 1.5 साल से पिट रहा था कि ये डूब जाएंगे डूब जाएंगे। और मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे कर रहा हूँ। और अगले कुछ अरसे में आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से ये सोसाइटीज़ जो मालकान है ना, जिन्होंने पेपर के ऊपर सोसाइटी बेच दी है, हवा के अंदर चीज़ें बेच दी हैं, फाइल्स बेच दी हैं, ये आपको गायब होते हुए नज़र आ जाएंगे। ये बड़े बड़े जो डेवलपर थे ये यहाँ से मंदिर से गायब होते हुए नज़र आ जाएंगे। और आप लोगों ने ज़ाहिर है इलीगल गैर कानूनी सोसाइटियों में पैसे इन्वेस्ट किए थे और हवाई चीज़ों में इन्वेस्ट किए थे, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी अब क्या कर सकती है। आपने खुद अपने बारे में नहीं सोचा तो कोई आपके बारे में क्या सोचे। चलें जी, ये तो लोग हो जाएंगे फारिग। दूसरे नंबर पे जो ऑन ग्राउंड है उनकी सूरत हाल ये है कि वो
स्टक हो गई हैं चीज़ें। और दूसरे नंबर पे जब ऑलरेडी लोगों के फंस गए हैं, नया बंदा कोई आ नहीं रहा, और नया बंदा कौन आएगा, ज़ाहिर है या एंड यूज़र आएगा, उसको तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ आप चीज़ें उठाएं। आपकी रेंज में चीज़ें मौजूद हैं, आपने अगर अपना घर बनाना है, वेल एंड गुड, आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टर्स है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और उसको अभी उठानी नहीं चाहिए। कोई भी प्लॉट्स ये सोच के नहीं उठाना चाहिए कि 6-8 महीने साल के अंदर जी मेरी प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, अब मैं ये सारी बातें किस बेस पे कर रहा हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ। क्या क्या रियल एस्टेट पूरी तरह पाकिस्तान में फ्लॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, आज का फ्यूचर ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई चीज़ बंद नहीं होती, फ्लॉप नहीं होती, सिर्फ वो अपनी एक शक्ल तब्दील कर लेती है। पहले एक अंदाज में चल रही होती है, फिर उसका अंदाज तब्दील हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, लोग पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन वो पहले तरीके के नहीं, अब वो किसी नए तरीके से वो कमा रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये सारी बातें किस बेस पे कर रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, वो हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड जो है ना कायम करती चली जा रही है, और बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में, और इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि एक जो सेटअप बनता है, एक नज़र आ रहा है। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी यही आई हैं कि इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फ़रोग दिया जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा आएगा तो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ताकि इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, और बैंकिंग सेक्टर का जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम किया जाए, ताकि लोग इंडस्ट्री के लिए लोन लें, और इंडस्ट्री को यानी कि हर तरीके से इनकरेज किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जब उसको आप इनकरेज करेंगे तो उसके पैरेलल जहाँ पैसा जा रहा होता है, जो कि प्लॉट्स में जा रहा है, तो आपने उसको डिस्करेज करना होता है। उसके ऊपर मुझे मज़ीद टैक्सेशन लगती नज़र आ रही हैं। अभी मैं लास्ट ईयर की बात करूं, 2022-23 के अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स के नाम पे पाकिस्तान ने जो एफबीआर की उसके मुताबिक जो है, स्टैट्स के मुताबिक 340% जो ज़्यादा कलेक्शन हुई हैं विद होल्डिंग टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पहले थी 1400, तकरीबन 1400 1450 अरब रुपए की कलेक्शन हुई थी, लेकिन इस साल जो इंक्रीज़ हो के वो चली गई है 1870 अरब रुपए। 340% के करीब ये उन्होंने कहा जी इंक्रीज़ आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो पैसा जनरेट हुआ। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, जो उधर प्रॉफिट जनरेट होते हैं, उधर से विद होल्डिंग टैक्स कटता है, सैलरी परसेंट से कटता है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉपर्टी से जो विद होल्डिंग टैक्स कमाया गया, एफबीआर ने कमाया, और ये आगे मुझे मज़ीद इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है, ताकि लोग डिस्करेज हों। एक तो अगर कोई करेगा तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब उस पर ज़्यादा टैक्सेशन लगी तो कोई प्लॉट क्यों उठाएगा? एक तो प्रॉफिट उसको हो नहीं रहा, और प्रॉफिट के अलावा जो सेलर और परचेज़र दोनों के ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट हो गया, तो वो क्यों उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा? तो फिर अगर किसी ने रियल एस्टेट में करना है तो वो कौन से अब सेक्टर हैं जो चल रहे हैं और अगले 2 से 3 साल के अंदर ये और बूम पे जाएंगे? पहला सेक्टर है हाई राइज का। प्लॉटों वाली कहानी ख़त्म, अब इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है हाई राइज के अंदर, और बड़ी तेज़ी के अंदर पिछले 1 साल में आप सिर्फ अगर इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, या कराची की बात करें, तो हाई राइज के बड़ी तेज़ी से नए नए प्रोजेक्ट, हालांकि प्रॉपर्टी बाकी बिल्कुल स्टैटिक हुई हुई है, लेकिन हाई राइज के अंदर बड़ी तेज़ी से काम शुरू हुए हैं, नए नए डेवलपर्स आए हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट पे यानी कि पैसा आना शुरू हो गया। और ओवरसीज़ जितना भी इन्वेस्टर है वो सारा अब हाई राइज के अंदर पैसा लगा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब पैसा रियल एस्टेट में कहाँ से होगा? अब जाहिर है जो एंड यूज़र है वो इतना अफोर्ड नहीं करते कि वो जी पहले प्लॉट ख़रीदें फिर उसके ऊपर इतनी महंगी कंस्ट्रक्शन करें। वो जा रहे हैं जो स्मार्ट विलाज हैं, जो छोटे विलाज हैं, 2.5 मरले 3 मरले 5 मरले के विलाज हैं, बने बनाए उनको चीज़ मिलनी चाहिए और इंस्टॉलमेंट पे मिलनी चाहिए। अब आगे मुझे 2.5 से 3 साल आगे जो नज़र आ रहे हैं वो हैं जो छोटे यूनिट्स बना के डेवलपर बेचेगा, उसकी डिमांड होनी है लोग, और वो भी नेट कैश पे नहीं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोग उनको ख़रीदना पसंद करेंगे। एंड यूज़र भी इसमें आ जाएगा, इसमें इन्वेस्टर भी आ जाएगा, और हाई राइज के अंदर तो प्योरली इन्वेस्टर आएगा। तो ये 2 सेक्टर आ गए हैं जिसके अंदर आगे मुझे पैसा जनरेट होता नज़र आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। तीसरे नंबर पे आ जाए, वो है ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। अब जाहिर है जिन इन्वेस्टर्स के प्लॉट्स पड़े हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, इवन कि बहरिया टाउन में भी, DHA में भी, अब हमने लास्ट एक 2-3 वीडियोस भी की हैं जिसमें हम सबसे सस्ता ग्रे स्ट्रक्चर, कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, कोई हिडन चीज़ नहीं है, 2350 पर स्क्वायर फीट के अंदर हमने वो वीडियोस भी लगाई। बड़े लोगों ने कॉन्टैक्ट हमारे से करना शुरू कर दिया, ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बहरिया टाउन और DHA के हवाले से।
अब क्या होगा, जिनके प्लॉट्स पड़े हैं अब ज़ाहिर है वो औने पौने तो नहीं बेचने वाले, लेकिन वो अब क्या करना शुरू हो गए हैं, वो इसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू हो गए, जो कि बड़ी एक अच्छी अप्रोच है, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपके पास अगर प्लॉट्स पड़े, इन्वेस्टर्स को मैं कह रहा हूँ वो फ़ौरन के फ़ौरन कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन करवा लें, पैसा लगाएं इसके ऊपर। क्यों, आगे क्या होगा, प्लॉट्स की तो वैल्यू कोई नहीं बढ़नी, वो तो अब आप लॉस में हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है ना हर गुजरते दिन के साथ महंगी होती चली जा रही है। पिछले एक महीने के अंदर जो है ना सीमेंट की प्राइसेस 80 रुपये इंक्रीज़ हो गई है पर बैग में, और जो स्टील की प्राइसेस है वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये पर टन जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। जो ब्रिक्स की प्राइस है पिछले 15 से 20 दिन के अंदर वो तकरीबन 2.5 से 3 रुपये पर ब्रिक जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक साल के बाद जो 15 से 20% कंस्ट्रक्शन आपकी महंगी हो जाएगी। आज जो कंस्ट्रक्शन आपकी 1 करोड़ में हो रही है, आज से एग्जैक्ट एक साल के बाद जो स्टैट्स के मुताबिक जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख में कंस्ट्रक्ट। अच्छा, कोई अगर ये सोच रहा है ना कि मैं ज़रा और वेट कर लेता हूँ, मुझे सस्ता प्लॉट मिलेगा तो मैं अपना घर बना लूँगा, तो लेकिन शायद उसको 2-3 लाख रुपया सस्ता प्लॉट तो मिल जाए 3-4 महीने के बाद, लेकिन उसके बाद जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी ना वो इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी कि उसको अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। ठीक है, तो आप नेट इफेक्ट देखें तो ये होना। तो अब जिसके पास पैसा है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएगा, और क्योंकि आगे लोगों ने कहाँ रहना है, या वो अपार्टमेंट्स में रहेंगे या वो इंस्टॉलमेंट में अपने विलाज वगैरह छोटे विलाज खरीदेंगे, या तीसरे नंबर पे लोगों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वो रेंट पे रहेंगे। तो जिसके पास पैसा है वो अपने प्लॉटों पे कंस्ट्रक्शन करे, और नहीं तो आपका एक तो रेंटल इनकम अच्छी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, और उसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो महंगी से महंगी होती जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है वो होती चली जाएगी, और आप जो है ना इंशाल्लाह बेनिफिट ही बेनिफिट इससे उठाओगे। तो ये 3 सेक्टर हैं जिसका आज मैंने बताया आपको, जिसमें ग्रो होगा हाई राइस, दूसरे नंबर पे जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है 2.5 मरले 3 मरले 5 मरले के घर जो हैं इंस्टॉलमेंट्स वाले, ये प्रोजेक्ट चलेंगे। तीसरे नंबर पे जिनके प्लॉट्स हैं ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें और भी इसमें ऐड हो सकती हैं। एक तो जो स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है बड़े शहरों के अंदर, और उसके अलावा जो विजिटर हॉस्टल्स होते हैं, जो टूरिस्ट हॉस्टल्स होते हैं, अगर आपके पास केनाल का प्लॉट है, कोई सेमी कमर्शियल प्लॉट है केनाल का, तो उसके ऊपर आप इस तरह के हॉस्टल्स के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये सारा जो है ना रेंटल इनकम बड़ी यहाँ से जनरेट होगी, और बाकी जो प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट है कि सिर्फ प्लॉट लेके बेचना है वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, और फाइलों वाले तो बिल्कुल फारिग समझे हो गए हैं। तो मज़ीद मैं इसके ऊपर आपको अपडेट इंशाल्लाह करता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए